हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा अध्याय 6 चल रहा था, जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मानव में श्वसन तंत्र। ठीक है, यानी कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन सिस्टम। इसके हमने 5 भाग पढ़ लिए थे। आज हम 6 भाग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ी सी वीडियो कट होने की वजह से बहुत रुकावटें आई थी। ठीक है, इसलिए हम उस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते, लेकिन छोटी छोटी वीडियो बनी थी इस कारण से। लेकिन हालांकि कोई पता नहीं, आप सभी को तो पढ़ना है। ठीक है, आप सभी को पढ़ाई पर फोकस रखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियो छोटी हो चाहे बड़ी। ठीक है, तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं मानव में श्वसन तंत्र। ठीक है, तो मानव में श्वसन तंत्र पढ़ने हैं तो पहले श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, तो इसकी पहले हम डेफिनेशन बोल देते हैं, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन लिखाएंगे। फिर एक बार आप इस प्रिंट को लिख लेना है। ठीक है, और फिर आपको श्वसन की परिभाषा, श्वसन तंत्र की परिभाषा लिख करके फिर ये डायग्राम बना लेना है और ये श्वसन तंत्र के भाग लिख लेने हैं। फिर एक एक को हम पॉइंट वाइज समझेंगे। ठीक है, तो पहले श्वसन क्या होता है। श्वसन क्या होता है, वायुमंडल से हमने ऑक्सीजन ग्रहण की और उस ऑक्सीजन का उपयोग हमारे शरीर में भोजन में किया जाएगा ऑक्सीकरण के रूप में। ठीक है, उस ऑक्सीजन का उपयोग हमारे भोजन के ऑक्सीकरण में किया जाता है। फिर जो निर्मित CO2 होती है, उस निर्मित CO2 को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और ये श्वसन की क्रिया जिस तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप सभी को इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, या फिर उतार लीजिए। इस डायग्राम को बहुत अच्छी शानदार तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बिना एग्जाम में अगर आपको श्वसन तंत्र आता है तो इस डायग्राम को बनाना है। उस डायग्राम को बनाने के साथ साथ उसमें सभी डेफिनेशनों, ये सभी जो अंग हैं, इन सभी अंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, श्वसन लिखना है, श्वसन तंत्र की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, इन पॉइंटों को, इन सभी को लिखना होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी इसको उतार लीजिए। फिर हम श्वसन तंत्र की परिभाषा लिखेंगे, फिर इसको एक एक को समझेंगे हम। ठीक है, ये श्वसन तंत्र के भाग हैं। और आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है, मांग है कि आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं अपने साथियों के साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देख करके चले जाते हैं। आप अपने बड़े भाई के लिए थोड़ा इतना सा भी प्यार नहीं देते हैं। वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है पढ़ाना। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो आप सभी इसको जल्दी से उतार लीजिए। तो आशा है, उम्मीद है आप सभी ने उतार लिया होगा। हम इसको मिटा रहे हैं, फिर हम श्वसन, श्वसन तंत्र और फिर इस अंगों के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट और देता हूं, आप सभी इसको जल्दी उतार लीजिए। आप सभी ने ये उतार लिया होगा, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, श्वसन। क्या पढ़ेंगे, श्वसन। और श्वसन क्या होता है मैंने अभी बताया था, यानी कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उस ऑक्सीजन का उपयोग हमारे भोजन के ऑक्सीकरण में करना तथा निर्मित CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो लिखिए, श्वसन लिखिए। वायुमंडल से ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उस ऑक्सीजन, इस O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ही बोल देते हैं। मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन लिखता हूँ, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उस ऑक्सीजन का उपयोग, उस ऑक्सीजन का उपयोग, उस ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के ऑक्सीकरण में
भोजन के ऑक्सीकरण में करना तथा निर्मित CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको हम छोड़ते हैं, निर्मित CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, आप देखिए श्वसन क्या होता है, दोबारा समझिए, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उस ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के ऑक्सीकरण में करना तथा निर्मित CO2 को शरीर से बाहर निकालने की या बाहर निकालना ही या बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसको लिखिए, श्वसन क्या है, दोबारा से बोलता हूं, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा उस ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के ऑक्सीकरण में करना तथा निर्मित CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी श्वसन को लिख लीजिए, मैं नीचे श्वसन तंत्र को लिखा देता हूं। देखिए, श्वसन तंत्र का मतलब होता है जो श्वसन की क्रिया जिन तंत्रों के माध्यम से संपन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मतलब यह क्रिया जिस तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। तो लिख देता हूं मैं श्वसन तंत्र को, एक बार आपकी समझ में आ गया होगा, जैसे फेफड़े, नाक, मुख, ग्रसनी, नासाग्रसनी, स्वरकंठ, ये सभी इसमें तंत्र भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें डेफिनेशन को लिखा देता हूं। यह क्रिया मतलब श्वसन की क्रिया, जिस तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, हम श्वसन तंत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र की डेफिनेशन क्या हो गई, श्वसन की क्रिया जिस तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, और श्वसन तंत्र में जो पहला पॉइंट है मतलब नाक आ जाती है। ठीक है, यानी ये नाक, नोज। ठीक है, दूसरा आ जाता है मुख, तीसरा आता है नासाग्रसनी, फिर क्या होता है स्वरकंठ, जिसको इंग्लिश में लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसी के भाग हैं, श्वसन तंत्र के भाग होते हैं ये। ठीक है, कहाँ पर पहुँच गए हम, स्वरकंठ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद क्या आएगी, श्वसन नली आएगी, फिर उसके बाद श्वसनी आएगी, फिर श्वसनिकाएँ आएंगी, फिर फेफड़ा, कूपिका और डायफ्राम, ये सभी भाग इसी में पड़ेंगे। ठीक है, किसके भाग हैं, श्वसन तंत्र के भाग हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर इसके आगे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आशा है आप सभी ने उतार लिया होगा, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, श्वसन तंत्र के भाग। तो मैं श्वसन तंत्र के भाग बताए थे, पहला क्या बताया था, नाक बताया था। ठीक है, फिर क्या बताया था, मुख बताया था। ठीक है, फिर आगे क्या बताया था, नासाग्रसनी बताई थी, और अगली थी स्वरकंठ। क्या थी, स्वरकंठ। फिर उससे अगला था श्वसन नली। ठीक है, फिर उससे अगली क्या थी, श्वसनी थी। क्या थी, श्वसनी थी, और श्वसनी के आगे क्या थी, श्वसनिकाएं थी। श्वसनिका थी। ठीक है, और श्वसनिका के आगे क्या थी, कूपिकाएं थी। कूपिका, फिर कूपिका के बाद क्या थे, फेफड़े। क्या थे, फेफड़े, और फेफड़े के आगे क्या था, डायफ्राम।
ठीक है। इन सभी भागों को हम एक एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं, क्या, नाक। ठीक है, तो आप नाक को तो आप सभी जानते होंगे, अपना ही ये क्या है, अंग है, श्वसन का क्या है, पहला अंग है। ठीक है, इसी के माध्यम से क्या करते हैं, हम श्वसन करते हैं। ठीक है, तो एक बार सुनिए, नाक एक श्वसन का क्या है, पहला अंग है, जो कितने छिद्रों के रूप में खुलता है, 2 छिद्रों के रूप। आप अपनी नाक को देखिए, कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। और आपने जब गहराई से देखा होगा, कांच में आप देखते हैं, दर्पण में आप देखते हैं, तो नाक के अंदर महीन बाल दिखाई देते हैं। ठीक है, वे महीन बाल यह कार्य करते हैं, आप समझ रहे होंगे बाल क्यों आते हैं। इन बालों का कार्य होता है कि जब हम वायु लेते हैं, तो वायु के साथ छोटे मोटे कीटाणु और धूल के कण आते हैं, जो ये वायु जो ये बाल जो होते हैं नाक में, ये उनको रोक देते हैं और शुद्ध वायु आगे नासक रश्मि में क्या करवाते हैं, प्रवेश करवाते हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे, एक बार दोबारा बताता हूं, नाक क्या है, एक श्वसन का पहला अंग है, जो 2 छिद्रों के रूप में खुलता है। इसके अंदर महीन बाल एवं श्लेष्मा भी पाई जाती है, जो वायुमंडल से आने वाली धूल की कणों को रोककर शुद्ध वायु नासक रश्मि में प्रवेश करवाती है। ठीक है, तो इन सभी को इसमें लिखना है, लिखिए। नाक श्वसन का पहला अंग है, नाक श्वसन का पहला अंग है, जो 2 छिद्रों के रूप में खुलता है, 2 छिद्रों के रूप में 2 छिद्रों के रूप में खुलता है। इसके अंदर महीन बाल, ठीक है, इसके अंदर महीन बाल एवं क्या पाई जाती है, श्लेष्मा पाई जाती है। ठीक है, महीन बाल एवं श्लेष्मा पाई जाती है, महीन बाल एवं श्लेष्मा पाई जाती है, जो वायुमंडल से आने वाली धूल के कणों को रोक कर शुद्ध वायु नासक रश्मि में प्रवेश करवाती है। ठीक है, यही क्या है, नाक का कार्य है। ठीक है, नाक के बारे में इतना ही लिखना है। ठीक है, आप लिख लीजिए, जल्दी लिखिए इसको। आप सभी ने लिख लिया होगा, हम आगे अगले पॉइंट को लिखाते हैं। ठीक है, पहला भाग कंप्लीट हो चुका है श्वसन का। दूसरा भाग क्या है, मुख। मुख। और मुख को तो आप सभी जानते होंगे। मुख जो होता है, हमारी सर्दियों के समय में क्या हो जाता है, जब जुकाम हो जाती है, तो हमारी नाक जो होती है, नोज जो होती है, वो बंद हो जाती है, और बंद होने के कारण हमें श्वास लेने में कठिनाई आती है। तो हम श्वास किससे लेते हैं, मुख से श्वास लेते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना, मुख से जब हम श्वास लेते हैं, तो नाक के अंदर तो महीन बाल पाए जाते थे, जो धूल के कणों को रोक करके हम शुद्ध वायु नासक रश्मि में पहुंचा रहे थे। लेकिन मुख में ये ऐसा प्रक्रम नहीं पाया जाता। श्लेष्मा तो पाई जाती है, लेकिन महीन बाल नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण जो हमें नाक की तुलना में जो मुख के द्वारा हम श्वास लेते हैं, वो थोड़ा क्या होती है, अशुद्धि की तरह होती है। ठीक है, अशुद्धि मतलब कम शुद्ध होती है। ठीक है, तो लिखना है, यह श्वसन का दूसरा अंग है, यह श्वसन का दूसरा अंग है, जो लिखिए, पहला ये इसी को लिखिए कि श्वसन का दूसरा मतलब यह श्वसन का दूसरा अंग है, जो नाक से ली गई
श्वास की तुलना में कम शुद्ध होती है। ठीक है, क्या होती है? कम शुद्ध होती है। इतना ही लिखना है बस, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है कि यह श्वसन का दूसरा अंग है और जो नाक से ली गई श्वास की तुलना में कम शुद्ध होता है। ठीक है, यानी मुख से जो श्वास लेते हैं वो नाक की तुलना में क्या होती है? कम शुद्ध होती है। ठीक है, तो आप सभी को लिखना है, जल्दी लिखिए इसको। तो मैं इसके नीचे एक और पॉइंट, तीसरा पॉइंट को लिखा देता हूं। क्या है? नासाग्रसनी। क्या है? नासाग्रसनी। और नासाग्रसनी क्या है? नाक के जस्ट पीछे पाई जाती है। ठीक है, तो हम नासाग्रसनी के बारे में लिखेंगे। तो नासाग्रसनी क्या है? नासाग्रसनी जो होती है वो नासा गुहा के पृष्ठ भाग आहार नाल तक फैली हुई होती है। ठीक है, वो नासाग्रसनी जो वहां से आ रही है वो आहारनाल तक भी फैली होती है। आहारनाल का भी भाग होता है इसमें, आहारनाल श्वसन दोनों को होता है, यहाँ तक स्वरकंठ तक। तो कह सकते हैं हम जो नासाग्रसनी है वो नासा गुहा के पृष्ठभाग आहारनाल तक फैली हुई होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? स्वरकंठ पाया जाता है। मतलब इसके नीचे क्या पाया जाता है? स्वरकंठ पाया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं नासाग्रसनी, नासाग्रसनी, नासा गुहा, नासा गुहा, नासा गुहा, नासा गुहा के, नासा गुहा के पृष्ठभाग, पृष्ठभाग आहार नाल तक फैली हुई थी। आहार नाल तक फैली होती है। इसमें इसमें स्वरकंठ पाया जाता है। ठीक है, यही आपको लिखना है, इसमें स्वरकंठ पाया जाता है। ज्यादा आपको नहीं लिखना है, इतना लिखना है। ठीक है, आप जल्दी इसको लिखिए। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा। हम चौथे पॉइंट को आगे स्टार्ट करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट है स्वरकंठ। क्या है? स्वरकंठ। और स्वरकंठ को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। ठीक है, क्या है? स्वरकंठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। ठीक है, तो आप समझिए पहले, एपिग्लोटिस जो है, यह स्वरकंठ जो है, तो यह स्वरकंठ क्या है? तो पहली बात, यह नासाग्रसनी और श्वसन नली को जोड़ने वाली संरचना होती है, जो 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। जो कितनी उपास्थियों से मिलकर बनी होती है? 9 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। इसमें हवा प्रवेश करने पर वायु या फिर हवा प्रवेश करने पर कंपन या फिर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, यही स्वरकंठ है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, और यही इसका मेन कारण होता है जो भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना। ठीक है, तो आप लिखेंगे, जल्दी लिखिए। यह है नासाग्रसनी, यह नासाग्रसनी एवं श्वसन नली को, श्वसन नली को जोड़ने वाली संरचना है, जोड़ने वाली संरचना है, जो 9 उपास्थियों से, 9 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 9 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। 9 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। इसमें हवा प्रवेश करने पर, हवा प्रवेश करने पर, प्रवेश करने पर कंपन या
ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकती है। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है। स्वरकंठ के बारे में क्या लिखना है कि यह नासाग्रसनी एवं श्वसन नली को जोड़ने वाली संरचना होती है जो 9 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। इसमें हवा प्रवेश करने पर कंपन या फिर ध्वनि उत्पन्न होती है और भोजन को यह श्वसन नली में जाने से रोकती है। ठीक है, एपिग्लोटिस के बारे में इतना ही लिखना है। आगे पाँचवें पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, आप जल्दी इसको लिखिए। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, इस बात को याद रखना। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, जब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो आप जीवन में कभी भी बहुत मेहनत ज़्यादा करने के बाद आपका रिजल्ट कम रहेगा। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट, और पांचवा पॉइंट क्या है? श्वसन नली। क्या है? श्वसन नली। और श्वसन नली को आप पहले से ही जानते होंगे, जो हमारी ये घाटी ढक्कन जो है, स्वरकंठ जो है, स्वरकंठ से ठेठ मतलब लंबी एक संरचना, मतलब लंबी एक नली के रूप में होती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? ऐसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं? ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के छल्लों के कारण ये जो नली है ये पिचकती नहीं है, कभी क्या नहीं होती है? पिचकती नहीं है, और पिचकती नहीं है। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? ये 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जिनसे पिचकते नहीं है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उपास्थि वलय। क्या बोलते हैं? उपास्थि वलय। उपास्थि वलय। ठीक है, उपास्थि वलय कहते हैं। ठीक है, और यह पश्चमाभ उपकला द्वारा क्या होती है? रेखित होती है। पश्चमाभ उपकला द्वारा क्या होती है? रेखित होती है। पश्चमाभ उपकला द्वारा रेखित होती है। ठीक है, और यह श्वसन नली जो है वो आगे जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या बनती है? प्राथमिक श्वसनी और द्वितीय श्वसनी बनती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। यह 5 सेंटीमीटर लंबी नली है। इसमें सी आकार के इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले पाए जाते हैं। इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जिनसे यह पिचकती नहीं है। क्या होती है? पिचकती नहीं है। पिचकती नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उपास्थि वलय। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपास्थि वलय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उपास्थि वलय कहते हैं। ठीक है, क्या लिखना है कि यह 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जिनसे पिचकती नहीं है। उसे क्या कहते हैं? हम उपास्थि वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि वलय कहते हैं। अब आगे लिखना है, यह पश्चिमा उपकला, यह पश्चिमाभ उपकला द्वारा रेखित होती है। पश्चिमाभ उपकला द्वारा रेखित होती है। पश्चिमाभ उपकला द्वारा रेखित होती है। ठीक है, पश्चिमा उपकला द्वारा रेखित होती है। आगे जाकर यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। आगे जाकर यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। 2 भागों में विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है। ठीक है,
इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। क्या है, श्वसनी क्या होती है, 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जिनसे पिचकती नहीं है, और इसमें जिसे हम क्या कहते हैं, उपास्थि बलय कहते हैं, और यह पश्चिमा उपकला द्वारा रेखित होती है, आगे जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। बस ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं, 6वां पॉइंट। ठीक है, तो आप सभी इसको जल्दी लिखिए एक बार। तो आप सभी ने लिख लिया होगा, हम आगे चलते हैं। अब कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, 6वां पॉइंट। 6वां पॉइंट क्या है, श्वसनी। ठीक है, तो श्वसनी में आप क्या लिखोगे, तो हम जब से चल रहे थे, पॉइंट वाइज चल रहे थे। श्वसनी, अब देखिए श्वसन नली जो होती है वो आगे जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिससे क्या बनती है, प्राथमिक श्वसनी और द्वितीयक श्वसनिकाएं बनती है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने बताया, जब यहाँ पर चित्र बनना था श्वसन तंत्र का, तो यहाँ पर एक श्वसन नली आ रही थी, इनसे 2 भागों में विभक्त हुई थी। इन दोनों भागों को क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी और द्वितीयक श्वसनी। ठीक है, तो लिखिए, श्वसन नली, आगे श्वसन नली, आगे श्वसन नली, आगे जाकर दो दो भागों में दो भागों में दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिनसे 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 प्राथमिक श्वसनी तथा द्वितीयक श्वसनी का निर्माण होता है। ठीक है, बस आपको यही लिखना है कि श्वसन नली आगे जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिनसे प्राथमिक श्वसनी एवं द्वितीय श्वसनी का निर्माण होता है। ठीक है, श्वसन नली में इतना ही लिखना है। ठीक है, और अब आगे आगे आएगी श्वसनिकाएं। ठीक है, तो श्वसनिका जो होती है वो श्वसन नली भी आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, तो जिनसे क्या बनती है, श्वसनिका बनती है। ठीक है, इनसे मतलब ये श्वसनी जो है वो आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसको जल्दी लिखिए। तो लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अगला है 7वां पॉइंट, और 7वां पॉइंट में क्या है, श्वसनिका। तो श्वसनिका में आपको लिखना होगा, क्या लिखोगे आप, लिखिए कि देखिए मैंने अभी बताया था कि श्वसनी जो होती है आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, श्वसनी आगे जाकर छोटी 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 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उसे श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो श्वसनी आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उसे श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 8वां, क्या होती हैं, कूपिका। तो आप देखिए, मैंने उस डायग्राम में बताया था, डायग्राम बन रहा था, तो वहाँ पर छोटी छोटी शाखाएं थी, उन छोटी छोटी शाखाओं के पीछे गुब्बारे में संरचना बनाई थी। ठीक है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि श्वसनिकाओं के अंतिम स्वरों पर गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। और कूपिका को, इस बात को याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कूपिका की डेफिनेशन लिखिए। तो श्वसनिकाओं के अंतिम स्वरों पर गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। लिखिए,
श्वसनिकाओं के श्वसनिकाओं के अंतिम सिरों पर अंतिम सिरों पर अंतिम सिरों पर गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। ठीक है, तो कूपिका की यहाँ परिभाषा क्या लिखोगे? तो श्वसनिकाओं के अंतिम सिरों पर गुब्बारेनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी इन 8 पॉइंटों को लिखिए। 9वां पॉइंट को, जिसका पॉइंट का नाम है फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़े के बारे में समझाएंगे, जल्दी लिखिए। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं? और अगर वॉइस या फिर कोई भी परेशानी हो तो आप मतलब कमेंट करना है आप सभी को। ठीक है, तो आप सभी ने लिख लिया होगा। हम आगे पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, या फिर 1 मिनट और देता हूँ, आप जल्दी लिखिए इसको। तो आप सभी ने लिख लिया होगा। हम आगे 9वें पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। 9वें पॉइंट का नाम क्या है? फेफड़ा। ठीक है, क्या है? फेफड़ा। तो फेफड़े को तो आप सभी जानते होंगे। फेफड़ा को तो आप सभी जानते ही होंगे। तो फेफड़े के बारे में लिखना है क्या है? तो मानव में फेफड़े जो होते हैं वो एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि संख्या में 2 पाए जाते हैं। ठीक है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। आगे आपकी समझ में? और ये हल्के कोमल तथा गुलाबी रंग के होते हैं। और पुरुषों के जो फेफड़े हैं वो स्त्रियों की तुलना में क्या होते हैं? अधिक बड़े होते हैं थोड़े से। ठीक है, अधिक वजनदार होते हैं और अधिक बड़े होते हैं। ठीक है, तो फेफड़ा एक बार दोबारा सुनिए, ये एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, संख्या में 2 पाए जाते हैं, जिन्हें दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा कहते हैं। और ये हल्के कोमल तथा गुलाबी रंग के होते हैं। और लिखना क्या है? पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो लिखिए। मानव में फेफड़े मानव में फेफड़े एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या लिखना है? मानव में फेफड़े एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम दायां फेफड़ा तथा बायां फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, बायां फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? दायां फेफड़ा तथा बायां फेफड़ा कहते हैं। यह फेफड़े हल्के कोमल तथा गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। गुलाबी रंग के होते हैं। अगला क्या पॉइंट लिखना है? कि जो पुरुषों के फेफड़े हैं वो स्त्रियों की तुलना में बड़े होते हैं। पुरुषों के फेफड़े पुरुषों के फेफड़े पुरुषों के फेफड़े स्त्री की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, आपको ये लिखना है, क्या लिखना है? कि मानव में फेफड़े एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम दायां फेफड़ा तथा बायां फेफड़ा कहते हैं। और यह फेफड़े हल्के कोमल तथा गुलाबी रंग के होते हैं। और पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये लिखने हैं। एक लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नहीं मान सकते, वो प्रक्रिया मान सकते हैं। पूरी श्वसन की जो प्रक्रिया हो रही है उस सभी के बारे में उसका पूरा डिटेल निचोड़ है उसका। ठीक है, तो आप सभी इसको लिखिए। उसको हम पॉइंट को हम लिखाएंगे, आप जल्दी लिखिए इसको।
तो आप सभी ने लिख लिया होगा, हम उस पॉइंट को लिखाते हैं, उस प्रक्रिया को लिखाते हैं। क्या है? श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। तो श्वसन की प्रक्रिया को पहले आप समझेंगे, ठीक है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज सा बनाया था नीचे, वो त्रिभुज उसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। डायफ्राम बोलते हैं उस त्रिभुज जो फेफड़ों के नीचे वो त्रिभुज सा रखा था, उसी को हमने क्या बोला था? डायफ्राम बोला था। और श्वसन की जो प्रक्रिया है वो डायफ्राम पर जिम्मेदार होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी पसलियाँ जो होती हैं, ये पसलियाँ रिब्स जो होती हैं वो ऊपर खिंच जाती हैं, और जिससे क्या होता है? डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है। जिससे श्वसन का वेग बढ़ जाता है, जिससे हमारे अंदर वायु प्रवेश कर जाती है। जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं तो पसलियाँ जो हैं वापस उसी स्थिति में आ जाती हैं, और डायफ्राम भी उसी स्थिति में आ जाता है, जिससे श्वसन का वेग कम हो जाता है, श्वसन बाहर निकल जाती है। यही क्या है? श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। तो लिखिए, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया डायफ्राम पर जिम्मेदार होती है, डायफ्राम पर जिम्मेदार होती है। श्वसन की प्रक्रिया डायफ्राम पर जिम्मेदार होती है। जब हम श्वास लेते हैं, जब हम श्वास लेते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर खिंच जाती हैं, ठीक है, ऊपर खिंच जाती हैं, और डायफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है, और डायफ्राम चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है, और श्वसन का वेग बढ़ जाता है, और श्वसन का वेग बढ़ जाता है, श्वसन का वेग बढ़ जाता है, जिससे श्वास अंदर प्रवेश कर जाती है, अंदर प्रवेश कर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पसलियाँ एवं डायफ्राम दोनों वापस उसी स्थिति में आ जाती है, जिससे श्वसन का वेग कम हो जाता है, जिससे श्वसन का वेग कम हो जाता है, जिससे श्वसन का वेग कम हो जाता है, और सांस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आप सभी के बारे में ये समझ में आ गया। अगर आपको श्वसन तंत्र आता है तो आप इस सभी प्रक्रियाओं को लिखना है, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है, आपको फुल नंबर मिलेंगे, ये मेरा गारंटी है। और आप वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू।